हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का जो आपका मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नीति निर्धारण कार्य है, कैसा कार्य है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंध का, या फिर इनमें से सभी का। तो नीति निर्धारण कार्य है, इनमें से सभी का गलत ऑप्शन है। परिचालक प्रबंध का, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद सेकंड नंबर पर है मध्य स्तरीय का और फर्स्ट है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। तो उच्च स्तरीय प्रबंधकों का नीति निर्धारण कार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समन्वय है। समन्वय क्या है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है प्रबंध का कार्य, सेकंड है प्रबंध का सार, नेक्स्ट है प्रबंध का उद्देश्य। इसके बाद 4 नंबर पर दिया गया है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि समन्वय है, इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन मिला है आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद 3rd नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है प्रबंध का उद्देश्य, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि समन्वय है, तो समन्वय है प्रबंध का सार। प्रबंध का कार्य भी गलत ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है प्रबंध का सार समन्वय है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सहयोग की भावना का अर्थ है। सहयोग की भावना का अर्थ क्या है? उपलब्धि की भावना, हास्य की भावना, या फिर अपनेपन की भावना। और नेक्स्ट ऑप्शन है नैतिकता की भावना। इसके बाद अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सहयोग की भावना का अर्थ इनमें से कोई नहीं, गलत ऑप्शन। नैतिकता की भावना गलत ऑप्शन है। उपलब्धि की भावना, ये ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? गलत है। हास्य की भावना भी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपनेपन की भावना सहयोग की भावना का अर्थ है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया गया है कि मानसिक क्रांति मूलाधार है, कैसी है? वैज्ञानिक प्रबंध का, नेक्स्ट ऑप्शन है संयोजन का, नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का, और 4 नंबर पर ऑप्शन है कोई नहीं का, यानी इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक क्रांति मूलाधार है, यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं का आपका ये गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वैज्ञानिक प्रबंध का मानसिक क्रांति मूलाधार है। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है आपका राइट है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन के तत्व क्या हैं। आप लिखोगे प्रबंधन के तत्व ये हैं: आयोजन, संगठन, नेतृत्व, नियंत्रण, कर्मचारी, प्रबंध, निर्देशन, अद्यतन, या फिर पर्यवेक्षण। प्रबंध के सिद्धांत यहाँ पर आप लिखोगे, तो फिर से देखिए यहाँ पर आप लिखोगे कि पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। प्रबंध के कुछ और तत्व: अभिप्रेरण, मानव, माल, मशीन, विधि और मुद्रा जैसे संस्थानों का प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रकरण, स्टाफिक संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है कि प्रबंधन के सिद्धांतों का मकसद, और प्रबंधन के सिद्धांतों का मकसद हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि विचारपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करना, तर्क पर जोर देना, व्यक्तिगत द्वेष भावना और पक्षपात से मुक्त निर्णय लेना। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि परिस्थिति के तर्कसंगत मूल्यांकन पर आधारित निर्णय लेना। तो पूछा गया था कि प्रबंधन के तत्व क्या हैं, उनको आपने ऊपर ही देख लिया। तो यहाँ पर हमने देख लिया प्रबंधन के तत्व क्या हैं, प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं, प्रबंधन के सिद्धांतों का मकसद क्या है। ठीक है। तो प्रबंधन के तत्व यहाँ पर याद कर लीजिए, अतलग उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रबंधन का सिद्धांत क्या है, सिद्धांतों का मकसद क्या है, तो इसका भी आंसर वहाँ पर आप लिख कर आ सकते हो। पूरा आपको लॉन्ग भी यहाँ पर बता दिया गया है। इतना ही क्वेश्चन आता है प्रबंधन के तत्व क्या है, तभी आपका क्वेश्चन अतलग उत्तरीय प्रश्न में आस किया जाएगा।
चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन है कि प्रबंधन के सहयोग को सार्वभौमिक क्यों किए जाते हैं या फिर सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लिखोगे कि सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह व स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह सरकारी संगठन, संस्था हो या व्यावसायिक संगठन हो। इसलिए हेनी फ्लोन ने प्रबंध के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर बल दिया है। इसके बाद आपको लिखना है कि प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं क्योंकि वे सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, संगठन के सभी स्तरों पर और हर समय। यह स्कूलों, व्यावसायिक संगठनों, सैन्य संगठनों आदि में समान रूप से लागू होता है। क्या प्रबंधन के सहयोग को सार्वभौमिक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख कर आओगे। ठीक है, क्या लिखना है कि प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं क्योंकि वे सभी प्रकार के संगठनों पर लागू होते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा संगठन, के सभी स्तरों पर और हर समय स्कूलों, व्यावसायिक संगठनों, सैन्य संगठनों आदि में समान रूप से लागू होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन की सीमाएं बताइए। तो नियोजन की सीमा क्या है? आप लिखोगे हालांकि नियोजन की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि कठोर होना और बदलना मुश्किल होना, अनिश्चित होना, क्योंकि यह सब कुछ पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है, और समय लेने वाला होना, जिसके कारण अक्सर चूक सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि नियोजन सभी स्तरों पर प्रबंधकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें निर्णय लेना और विभिन्न विकल्पों में से कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनना शामिल है, जबकि नियोजन आवश्यक है। नियोजन की सीमाओं के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आगे आपको लिखना है क्योंकि ये कभी कभी अन्योन्यता और रचनात्मक विचारों को सीमित कर सकता है। नियोजन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और विभागों के प्रयासों को उचित रूप से समन्वित किया जाता है, ताकि ओवरलैपिंग और बेकार की गतिविधियों को समाप्त किया जा सके। यह विचारों और कार्यों में स्पष्टता सुनिश्चित करता है। इसके बाद आप लिखोगे बिना किसी भ्रम और गलतफहमी के काम सुचारू रूप से चलता है, बेकार की गलत गतिविधियां कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अधिकार अंतरण के तत्व क्या हैं। तो अधिकार अंतरण के तत्व ये हैं, इसमें आप लिखोगे कार्य बांटना, अधिकार प्रदान करना, जवाबदेही निश्चित करना, अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनाना। इसके बाद आप लिखोगे कि अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को कार्य और अधिकार सौंपते हैं। अधिकार अंतरण से संगठन की वृद्धि होती है। अधिकार अंतरण से ऊंचे पदों पर नया काम करने के लिए तुरंत कार्यबल मिल जाता है। अधिकार अंतरण से विभिन्न विभागों, स्तरों और प्रबंध के कार्यों में सामंजस्य स्थापित होता है। अधिकार अंतरण से कर्तव्यों की लीपापोती और पुनरावृत्ति रुकती है। इसके बाद आप लिखोगे कि अधिकार अंतरण से प्रबंध पदानुक्रम का आधार बनता है। अधिकार अंतरण से पता चलता है कि किसको सूचना देनी है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अधिकार अंतरण से पता चलता है कि किस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया गया है। तो अधिकार अंतरण के तत्व क्या हैं, उनको यहाँ पर आपने देख लिया, और इसके बाद कुछ और भी इसके बारे में आपने समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नियुक्तिकरण क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। नियुक्तिकरण क्या है? इसमें आप लिखोगे कि किसी संगठन में लोगों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया को नियुक्तिकरण कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे यह प्रबंधन का एक अहम काम है। नियुक्तिकरण को स्टाफिंग भी कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि मानव शक्ति की ज़रूरतों का पता लगाना, संगठन के अलग अलग पदों पर लोगों की भर्ती करना, भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, भर्ती किए गए लोगों को प्रशिक्षण देना, पदोन्नति देना,
कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करना, कर्मचारियों के कामकाज का आकलन करना। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि संगठन की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों का पता लगाना, उत्पादन अनुसूची और मांग को ध्यान में रखना, सही लोगों को सही जगह पर नियुक्त करना, कर्मचारियों के विकास और रोजगार को सुनिश्चित करना। इसके बाद थोड़ा इसमें आपको और भी लिखना है कि नियुक्तिकरण से संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। गलत व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त करने से संगठन लक्ष्य को हासिल करने में बाधा आ सकती है। नियुक्तिकरण से संगठन का विकास होता है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार क्या है। तो आप लिखोगे कि साक्षात्कार किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर और उनके जवाब सुनकर जानकारी हासिल करने का तरीका है। यह एक संचार तकनीकी है। साक्षात्कार का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पत्रकारिता, भर्ती और शोध। इसके बाद आप लिखोगे कि साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति जवाब देता है। साक्षात्कारकर्ता बातचीत का मार्गदर्शन करता है। साक्षात्कार संरचित या अर्ध संरचित हो सकता है। इसके बाद आप लिखोगे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता ध्यान से सुनता है, प्रासंगिक प्रश्न पूछता है और उचित स्वर बनाए रखता है। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार लेने वाले के बीच आमने सामने की बातचीत होती है। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता खुले और बंद प्रश्न पूछता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि साक्षात्कार के कुछ उदाहरण: भर्ती के लिए साक्षात्कार, पत्रकारिता में साक्षात्कार, टॉक शो में साक्षात्कार, कॉलेज साक्षात्कार, वीजा के लिए साक्षात्कार।